नमस्कार साथियों। आज 3 शब्द साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद यानी कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तो ये तीनों शब्द के बारे में आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे। ये 3 शब्द ही नहीं है बल्कि ये 3 विचारधारा है और ये तीनों विचारधारा किस किस देश पे अभी अपनाया गया है, यानी इस तीनों विचारधारा को कौन कौन देश अपनाया है, यही सब बातों को आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सब शुरू करते हैं कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म शब्द यानी साम्यवाद, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो ये शब्द आया है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स जर्मनी के फिलोसोफर थे और वो वहाँ पे जब उनका जन्म हुआ, जब वो जीवित थे, तो उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था जर्मनी में, यूरोप में, इंग्लैंड में। और उसी समय जो स्थिति उन्होंने देखा, उसी स्थिति को अपने हिसाब से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एक पुस्तक है उनका और दास कैपिटल, उसमें उन्होंने दर्शाया। उसी से ये शब्द आया कम्युनिज्म। तो उसमें मूल फंडा, यदि मूल बात देखा जाए तो क्या था, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय पूरे समाज में 2 वर्ग बंट गए थे। एक वर्ग वो था जो सर्वहारा, या एक तरह समझिए कि प्रोलेटेरिएट, उस पुस्तक में उस जो वर्ग था, जो सताया हुआ शोषित वर्ग था, उसको प्रोलेटेरिएट के रूप में हम लोग समझते हैं, या उस पुस्तक में लिखा गया है। दूसरा वर्ग वो है जो बुर्जुआ है, जिसके पास संपत्ति है, पूंजी है और इंडस्ट्री वगैरह उसी के निगरानी में, उसी के ऑनरशिप में चलता है। तो ये 2 वर्ग। और तीसरा एक और छोटा वर्ग था जो क्लर्क और इंजीनियर वर्ग था, जो आज के समय सबसे बड़ी वर्ग बन चुका है। तो एक तरह समझिए कि जब वहाँ पे सबसे बड़ा 2 वर्ग था, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, तो ये दोनों वर्ग में संघर्ष का स्थिति, और उस समय जो प्रोलेटेरिएट यानी जो शोषित वर्ग था, उसका स्थिति बहुत दयनीय था। तो ये कार्ल मार्क्स जो फिलॉसफी दिए, तो उस फिलॉसफी में इनका यही कहना था कि ये दोनों वर्ग में एक न एक दिन संघर्ष होगा, ये दोनों में एक न एक दिन कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लास स्ट्रगल होगा और इसी कारण से रिवॉल्यूशन होगा। तो एक तरह से इनका यूटोपियन विचार था ये कम्युनिज्म। आज तक कम्युनिज्म इस धरती पे कहीं भी पूर्ण तरीके से लाया नहीं गया और नहीं लाया जा सकता है। एक तरह से यूटोपियन विचार ही है, समझिए कि। तो उनका मानना था कि नो मनी और कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, और उस पुस्तक में ही उनका ये मानना था कि कोई भी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देखते थे प्रोलेटेरिएट जो वर्ग था, जो सर्वहारा जो वर्ग था, शोषित जो वर्ग था, उसका स्थिति बहुत दयनीय स्थिति था उसका। और इसके बाद जो बुर्जुआ वर्ग था वो पूर्ण तरीके से शोषण पे लगा हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी इसी 2 वर्ग पे आधारित ही था, इसी फिलॉसफी पर आधारित था। तो उनका यही कहना था कि एक दिन ये कैपिटलिज्म, ये जो पूंजीवाद का जो सिस्टम है, ये ख़त्म होगा और इसके बाद सोशलिज्म यानी समाजवाद, समाज में सबका बराबरी का मौका, ये आएगा। और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जहाँ सरकार भी नहीं होगी, गवर्नमेंट भी नहीं होगी और स्टेट भी नहीं होगी। तो वैसे में फिर कम्युनिज्म, उसी यूटोपियन विचार को कम्युनिज्म ये समझाए हैं मार्क्स। तो जो ये कम्युनिज्म विचार है, इसका मतलब क्या है? ये देखा जाए तो इसका मतलब है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम विच एम्स टू एस्टेब्लिश ए कम्युनिस्ट सोसाइटी where means of production are owned by people and not any group or class,
यानी इनका कहना है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी जो इंडस्ट्री के द्वारा, जो उद्योग के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, तो उस पर अधिकार जो होगा वो ग्रुप या कोई स्पेशल क्लास का नहीं होगा, बल्कि सब के लिए होगा। और इनके जो ये विचार है, इसका और क्या क्या कैरेक्टर है, उसमें है, ये कहना चाहते थे क्लासलेस एंड डिवीजन लेस सोसाइटी। सोसाइटी में जो कम्युनिज्म आएगा उसमें बिल्कुल कोई क्लास नहीं होगा, यानी कोई भी वर्ग नहीं होगा, और डिवीजन लेस सोसाइटी, और सोसाइटी में डिवीजन भी नहीं रहेगी। नो स्टेट नो गवर्नमेंट, जिसको हम पहले बताए कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा तो गवर्नमेंट भी नहीं होगा। नो मनी बेस्ड इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक व्यवस्था चलता है वो भी नहीं होगा। जब इकोनॉमिकल व्यवस्था नहीं होगा तो उसमें गरीबी अमीरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये एक तरह से विचारधारा कम्युनिज्म है, जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे बिल्कुल हक, यानी जो भी इंडस्ट्री वगैरह, जो भी सरकारी संपत्ति है, जो भी चीज़ है, वो बिल्कुल सबके लिए रहना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। जो भी संपत्ति है, संसाधन है, वो सब के सब के लिए होना चाहिए। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें वहाँ पे लेनिन आए। जब लेनिनिज्म जो विचारधारा है वो थोड़ा सा कम्युनिज्म से हल्का सा अंतर है। कम्युनिज्म में क्या है, उसमें स्टेट या गवर्नमेंट का फंडा नहीं है, यानी वहाँ राज्य नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा। लेकिन लेनिन जब आया तो वो तो ये तो यूटोपियन विचार है, यानी ये सिर्फ सोचा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, पर ये होगा नहीं। तो लेनिन इसको हकीकत में बदलने के लिए एक पार्टी बनाए। वो पार्टी का नाम था वैंगार्ड पार्टी, जो रूस में ही था। और वो अपने पार्टी को बोलते थे लीडर ऑफ पीपल या वर्कर्स, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा का डिक्टेटरशिप। अभी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह, सर्वहारा का तानाशाह, यानी जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, उसका तानाशाही चलेगी। ये कम्युनिज्म से थोड़ा सा चेंज करके लेनिन ये विचारधारा को लाए। ये सत्ता में आए तो आगे चल के जितने भी वहाँ पे संसाधन था उसको नेशनलाइजेशन किया। जो चाइना में हुआ वो माओइज्म के प्रभाव में हुआ, लेकिन चाइना में रसिया में अंतर था। चाइना में जो माओइज्म के प्रभाव में जो कम्युनिज्म आया, जो उसका परिवर्तित रूप आया, जिसको माओइज्म के रूप में हम लोग समझते हैं, वो माओइज्म से प्रभावित हमारे देश भारत में भी कुछ ग्रुप है, नक्सलवाद वगैरह। तो चाइना में जो माओइज्म आया वो पीजेंट रिवॉल्यूशन के कारण आया था। क्योंकि पीजेंट रिवॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि चाइना में किसान थे, वहाँ पे इंडस्ट्री उस समय था नहीं। जब इंडस्ट्री नहीं था तो वो वहाँ पे वो सिचुएशन नहीं था जो रसिया यूरोप में था, इसीलिए चाइना में पीजेंट रिवॉल्यूशन हुआ। और उस पीजेंट रिवॉल्यूशन के कारण माओइज्म एक विचारधारा बना। जैसे रसिया में लेनिनिज्म एक विचारधारा बन गया कम्युनिज्म से ही, उसी तरह माओइज्म बन गया। तो ये, और इसको करने वाला माओइज्म जो करने वाला, स्थापित करने वाला जो पार्टी था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। तो इसके द्वारा समझिए कि माओइज्म स्थापित हुआ। ये एक विचारधारा जो चाइना में अभी भी चल रहा है। वैसे देखा जाए तो क्यूबा में है, और लाओस में है, वियतनाम में है, नॉर्थ कोरिया में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कम्युनिज्म अपना थोड़ा थोड़ा रूप परिवर्तित करके देश में आज भी चल रहा है। देखा जाए तो दो तरह से कम्युनिज्म बना, एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। ऑर्थोडॉक्स में आप रख सकते हैं लेनिनिज्म को, माओइज्म को। लेनिनिज्म जो USSR रसिया में हुआ, और माओइज्म जो PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, लाओस, वियतनाम में अभी भी चल रहा है। और दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी में क्या है
कि ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का एक मिक्सिंग प्रभाव है जो भारत में भी देखने को मिलता है, जिसका सपना जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस ये लोग देखते थे। समाजवाद भगत सिंह ये भी समाजवाद से प्रेरित थे। तो ये लोग ये जो भारत में जो सिस्टम है आज भी ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ पे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है और सोशलिज्म समाजवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है कि समाजवाद यानी वेलफेयर स्टेट यानी गरीब के लिए भी कार्य गवर्नमेंट करेगी, और पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन पूंजीवाद पे यानी इकोनॉमिक पे गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा अंकुश लगाया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, जिससे कि पूंजीपति के द्वारा ज़्यादा शोषित ना हो, प्रोलेटेरिएट वर्ग जो है या शोषित वर्ग जो है ज़्यादा शोषण उसका ना हो। क्या कारण है कि कम्युनिज्म चल नहीं पाया, डाउनफॉल हो गया, यूएसएसआर टूट गया? सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो इसमें पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन इट कुड नॉट सक्सीड इन लॉन्ग रन, यानी कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो खुद में एक तरह से बाधा था, वो खुद नहीं चल पाया, खुद अपने में एक सक्सेसफुल स्टोरी नहीं बना पाया। उसके प्रिंसिपल्स में ही यूटोपियन विचारधारा है, प्रिंसिपल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बाद नो इंसेंटिव टू वर्क हार्डर, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन का कोई जगह नहीं है इसमें। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन उसको उतने दिया जाएगा जितना कि उसको ज़रूरत है, तो ऐसे स्थिति में उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा अंदर से। क्यों काम करेगा ज़्यादा जब उसको उतना ही मिलेगा जितना उसको ज़रूरत है? तो ज़्यादा क्यों करेगा? कैपेसिटी रहते हुए भी ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसके कारण ये सबसे बड़ा एक कारण था जिसके कारण कि लोग उसके प्रति निष्क्रिय होते गए। नो इनोवेशन, नवाचार वहाँ नहीं है। अब नवाचार कहाँ होगा? जहाँ कंपटीशन है, जहाँ कैपिटलिज्म का विचारधारा का प्रभाव है, यानी जहाँ कंपटीशन है, हम आगे या हम आगे, तो वहाँ पे शोषण तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ नवाचार भी होगा कि हम एक दूसरे से कैसे आगे बढ़ें। तो ये सब चीज़ें कम्युनिज्म में नहीं थी। ये सब कुछ कारण है जिसके कारण कि डाउनफॉल हो गया, यूएसएसआर का पतन हो गया। कई ऐसा कंट्री है जहाँ की चल नहीं पाया, कुछ कंट्री है जहाँ की रूप बदल के चल रहा है, थोड़ा सा चेंज करके इसमें विचारधारा में चल रहा है। लेकिन यदि देखा जाए तो कोई इसका पक्का बाउंड्री नहीं है कि जो सोशलिस्ट कंट्री है वो कैपिटलिज्म का विचारधारा नहीं अपनाता, ऐसा बात नहीं है। चाइना में यदि देखा जाए तो माओइज्म जो कम्युनिज्म के विचारधारा को ही परिवर्तित रूप विचारधारा को अपनाकर गवर्नमेंट बनी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे यदि देखा जाए तो फ्री मार्केट का प्रिंसिपल है। तो ये बिल्कुल जो कैपिटलिज्म का विचारधारा है। यूएसएसआर में यदि देखा जाए यानी रसिया में देखा जाए, यूएसएसआर तो अब टूट चुका है, रसिया उसका अभी वर्तमान रूप है। यानी वहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ पे वेलफेयर स्टेट का जो सिद्धांत है बिल्कुल आज के समय में उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। यूएसए यदि देखा जाए जहाँ की बिल्कुल कैपिटलिज्म का वहाँ बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ विचारधारा के सेंटर में कैपिटलिज्म है, लेकिन वहाँ भी यदि देखा जाए तो मेडिकल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जो इंसेंटिव दिया जाता है, तो ये बिल्कुल ये जो विचारधारा है ये बिल्कुल सोशलिस्ट कंट्री के लिए है, लेकिन वहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री होते हुए भी वहाँ भी दिया जाता है। इसलिए कोई पक्का नहीं है कि जहाँ पे कोई यदि कैपिटलिज्म विचारधारा को अपनाया है तो वो सोशलिज्म को नहीं अपनाएगा। दोनों मिला जुला के काम चलता है। इसी बीच में एक और विचारधारा है फासिज्म, नाजिम, जो जर्मनी और इटली में हुआ था। ये तो एक ऐसा विचारधारा है जहाँ की मार्क्सिज्म को भी नहीं मानता है और कैपिटलिज्म को भी नहीं मानता है, कम्युनिज्म को भी नहीं मानता है, यानी डेमोक्रेसी को भी नहीं मानता है,
ये कहता है कि डेमोक्रेसी यदि रहेगा तो वो क्राइसिस हो जाएगा। तो इसीलिए इसका बिल्कुल अलग फंक्शन है। इसका यदि देखा जाए कैरेक्टर, तो बिलीव दैट इगलिटेरियन डेमोक्रेसी विल लीड टू क्राइसिस, वन पार्टी डिक्टेटरशिप, एक पार्टी का डिक्टेटरशिप ये चाहता है। टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड पीपल, यानी टोटलिटेरियनिज्म, सार्वभौम सत्तावाद, इस चीज़ को ये अपनाता है। स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, नो वीकनेस, जैसे जर्मनी में यदि देखा जाए, वहाँ पे जैसे हिटलर जब आया तो वहाँ जो कमज़ोर वर्ग था उसको बिल्कुल हटाने का प्रयास करने लगा। यूज ऑफ वायलेंस टू रिमूव वीक लिंक्स, कोई भी यदि कमज़ोर कोई चीज़ है समाज में उसको बिल्कुल ये हटाना चाहेगा। कल्चर प्यूरिटी, और अपना जो कल्चर है इस चीज़ को हमेशा अपने विचारधारा के सेंटर में रखता है। जैसे कि जर्मनी में जो यहूदी को मारना शुरू किए थे हिटलर, उसके पीछे यही कारण था। वो अपने जिस वर्ग से बिलोंग करता था वो अपने को प्योर मानता था, और जो कमज़ोर वर्ग थे, जो यहूदी वर्ग था, उसको ख़त्म कर देना चाहता था। तो इस तरीके से ये एक फासिज्म, एक अलग तरीके से विचारधारा उस समय चला था। तो ये कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के बारे में अब हम सब कुछ जानते हैं, उसका क्या कैरेक्टर है। इन अम्ब्रेला, ये जो है एक अम्ब्रेला टर्म है सोशलिज्म, यानी एक तरह समझिए कि एक बड़ा वृत्त है, इसके अंदर कम्युनिज्म आता है। तो ए नंबर ऑफ वेरिएशन, population collectively owns and control means of production, the distribution of result is proportional, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, कोई भी संसाधन है या उद्योग से जो भी चीज़ बन रहा है उस पर उसका जो वितरण होगा प्रोपोर्शनल होगा। उसी का एक अगला रूप, जब कैपिटलिज्म इसमें मिक्सिंग हुआ तो अगला रूप बना वेलफेयर स्टेट का। इट emphasis on providing same set of opportunities despite coming from different class, rich or poor, यानी कि ये सेम सेट प्रोवाइड करता है, समान व्यवस्था प्रोवाइड करता है, चाहे वो रिच क्लास से आए चाहे पुअर क्लास से आए। एग्जाम्पल ये देखा जाए तो कॉलेज एजुकेशन इन नॉर्डिक कंट्री है और दूसरी तरफ यूएस में है कॉलेज। सोशलिज्म बिगन इन मिड 19th century 1830-60 when many thinkers described state to utopia, ideal society। ये सोशलिज्म को ही भारत में भी अपनाया गया है, जिसमें कि इसमें यहाँ पे देखा जाए तो डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म, यानी सोशलिज्म का विचारधारा है, जिसमें कि समाजवाद और प्लस में पूंजीवाद, दोनों को मिक्सिंग रूप यहाँ पे अपनाया गया है। दोनों को बढ़ावा दिया जाता है, पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है, यानी कंपटीशन भी होना चाहिए समाज में, देश में, और दूसरी तरफ समाजवाद भी होना चाहिए, यानी गरीब लोगों के लिए भी, शोषित लोगों के लिए भी कार्य होना चाहिए। फ्रॉम सोशलिस्ट थॉट अरोज कम्युनिज्म, सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑल्सो माइंड कैपिटलिज्म एलिमेंट इन मॉडर्न नेशन स्टेट। वही बात है, जो सोशलिस्ट है, जो सोशलिज्म का जो विचारधारा है, इसमें एक तरह समझिए कि कम्युनिज्म का भी प्रभाव है, यानी एक तरह से इसमें एक जो गरीब है उस पर भी ध्यान दिया जाता है और कैपिटलिज्म का भी एलिमेंट है। इस तरीके से ये दोनों इसमें विचारधारा है। कैपिटलिज्म जो विचारधारा है, इसका यदि देखा जाए ओरिजिन, तो ये लंदन इंग्लैंड में ब्रेकडाउन ऑफ सर्फडन एंड फ्यूडल सिस्टम इन इंग्लैंड लेड टू डेवलप ऑफ फ्री मार्केट एंड कैपिटलिज्म, यानी कि वहाँ पे दासत्व और फ्यूडल सिस्टम जो लॉर्ड हुआ करते थे, जब ये ख़त्म हुआ तो उसी का एक अगला चरण कैपिटलिज्म का विचारधारा बना, जहाँ की फ्री मार्केट और फ्री ट्रेड का बात चला। नाउ लेबर वाज पेड वेजेज, जब ये विचारधारा लॉर्ड सिस्टम टूटा, फ्यूडल लॉर्ड वाला जो सिस्टम टूटा, सर्फडम दासत्व जो व्यवस्था था पहले से
वो जब ख़त्म हुई तो इसके बाद लेबर वाज पेड वेजेज, यानी जो वहाँ का जो मज़दूर थे वो उनके लिए पेड का व्यवस्था किया गया। यदि काम करेंगे तो उनको मजदूरी मिलेगी। सरप्लस प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म्स, मार्केट ट्रेड, जो ये जो उनके पास ज़्यादा संपत्ति होगा, ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्शन होगा, तो वो मार्केट में जाएगा। तो वहीं से ये कैपिटलिज्म का ओरिजिन हुआ है। तो ये था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म विचारधारा से रिलेटेड कुछ बातें। फिर आगे मिलते हैं हम सब एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।